Today we are going to start our next topic, that is about oil and natural gas. फॉसिल फ्यूल्स यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मिलियन ऑफ ईयर्स तक ब्यूरिड रहते हैं अर्थ में, ज़मीन के अंदर, तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं कुछ असेंशियल चीज़ों में, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस। हमें वो फॉसिल फ्यूल्स एज अ क्रूड ऑयल गैसेस की फॉर्म में, पेट्रोल की फॉर्म में हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो फिर डिगिंग करते हैं रिजेस वगैरह के ज़रिए, और उसके ज़रिए वो सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं वो रॉक्स के अंदर से निकालते हैं। अब ये ऑयल और नेचुरल गैस कैसे प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस तरह बनती है, ये हम स्टेप वाइज देखते हैं। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ हो गई होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियाज वगैरह उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। अगर तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स समंदर के थे, आपको पता है सी में भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो जब उनकी ब्रेक डाउन होती है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है और ब्रेक डाउन के बाद वो समंदर के अंदर ही, सी के अंदर ही रह जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फॉर सपोज ये सी है, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई प्लांट्स प्रेजेंट थे, एनिमल्स प्रेजेंट थे, कोई फिशेस थी, कुछ भी थी, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो की बात है। इनकी हो गई डेथ, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ, तो डेथ बॉडीज जो हैं वो अब समंदर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये डेड बॉडीज अब यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मड या सैंड की लेयर्स वगैरह आती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, ऐसा ही है, ऊपर लेयर्स आती जा रही हैं, क्लियर। तो सेडिमेंट की लेयर, सैंड की, मड की ऊपर एक थिक सी लेयर बन जाएगी। जब ये थिक सी लेयर बन जाएगी और ये अंदर ही रह जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी ब्रेकडाउन होती रहेगी और फर्दर ये टूट फूट का शिकार होते रहेंगे, डिस्ट्रक्शन होती रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे क्रूड ऑयल में। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? क्रूड ऑयल में। क्योंकि जैसे जैसे इसके ऊपर सैंड की और लेयर आती जाएगी, दैट मीन्स प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर किसी चीज पर बहुत ज्यादा मट्टी डाल दें, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स डाल दें, ग्रेवल्स डाल दें, तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एक चीज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है और किसी चीज के अंदर फंस गई है, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर भी, प्रेशर इस पर लग रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, प्रेशर भी इंक्रीज कर गया, तो दैट मीन्स वो थिक लेयर है और वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, वो प्लांट्स और वो एनिमल्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे क्रूड ऑयल में। अब ये ऑयल की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो गया, ऊपर लेयर्स आती जा रही हैं। जब ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं रॉक में। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? रॉक्स में। रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, हार्ड सी लेयर्स ऊपर बन जाती हैं। इन रॉक्स को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। एनिमल्स और प्लांट जो समंदर में थे उनकी डेथ हो गई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले, और उसके बाद उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और वो जो उसके ऊपर सैंड आती रही, मड आती रही, लेयर्स बनती रही, लेयर्स बनते बनते वो इतनी थिक लेयर हो गई कि वो रॉक में कन्वर्ट हो गई, और उस रॉक को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक ऊपर आ गई है और नीचे आपको पता है ऑयल कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। वो जो बाकियात थे, वो जो रिमेन्स थे एनिमल्स और प्लांट के, वो ऑयल में कन्वर्ट शुरू, ऊपर रॉक आ गई, नीचे ऑयल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो रॉक होती है ये पोरस होती है। पोरस मीन जिसमें होल्स होते हैं। पोरस का मतलब होता है होल्स होना किसी चीज में, जैसे कि स्पंज होता है। आपके घरों में भी यूटेंसिल्स वगैरह को धोने के लिए भी स्पंज यूज होते हैं, उन स्पंज में भी होल्स होते हैं। उसी तरह इन रॉक्स में भी होल्स होते हैं। इन रॉक्स के जरिए ये जो ऑयल है, ये जो लिक्विड की फॉर्म में ऑयल है, ये ऊपर आना शुरू हो जाता है उन पोर्स में, उन होल्स में। ये लेयर्स हैं, ये रॉक की लेयर्स हैं, ये नीचे ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है। ये ऑयल अब इनमें जो पोर्स हैं, इन रॉक्स में जो पोर्स हैं उनके जरिए ऊपर आएगा, ठीक है।
अब ये तो रॉक के जरिए ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो पोरस नहीं होती, जिनमें पोर्स नहीं होती, पोरस नहीं होती, उन रॉक्स को कहा जाता है इम्परमिएबल रॉक्स। क्या कहा जाता है? इम्परमिएबल रॉक्स। तो जो इम्परमिएबल रॉक्स होती हैं उनमें होल्स ही नहीं है। तो जब ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऑयल के ड्रॉप्स ऊपर आ रहे हैं, आते आते यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि अब आगे रॉक में पोर्स नहीं है, रॉक में पोर्स नहीं है, तो ट्रैप हो जाएंगे। जहां पर वो ट्रैप हो जाएंगे इसे कहा जाता है पॉकेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? जहां पर इनकी का ट्रैप हो रहा है कहा जाता है पॉकेट्स, कि वो ट्रैप हो गए हैं पॉकेट्स में, अब इससे आगे नहीं जा सकते। आपको पता है एयर की डेंसिटी कम होती है लिक्विड से, तो एयर के मॉलिक्यूल्स इस पॉकेट में ऊपर आ जाएंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे। जैसे आप यहाँ इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए जो आपकी बुक में बनी हुई है, तो आपको समझ आएगा कि ये आगे अब ये पॉकेट्स हैं, ये नॉन पोरस हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब पोर्स नहीं है, ये इम्परमिएबल रॉक है। जब तक पोरस रॉक थी ये लिक्विड मूव कर रहा था, ये पोरस रॉक है तो लिक्विड मूव करता है क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। जब नॉन पोरस रॉक्स आ जाती हैं, यानी कि इम्परमिएबल रॉक्स आ जाती हैं जिनमें पोर्स नहीं है, वहां पर पॉकेट्स में आकर ऑयल ट्रैप हो जाता है। गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है तो गैस ऊपर आ जाती है और ऑयल नीचे रहता है, क्योंकि ऑयल लिक्विड है और लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से कम होती है। आप बलून्स वगैरह लें गैस के तो वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ऊपर क्यों मूव करते हैं? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। अगर आप एक बलून में एयर डाल के, वाटर डाल के ब्लो करें तो वो वाटर का जो बलून होता है वो नीचे गिर जाता है। ऐसा ही है, क्योंकि लिक्विड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है और गैसेस की डेंसिटी कम होती है, तो गैसेस ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये ऑयल नीचे नीचे होगा, ऑयल के ऊपर जो स्पेस है वहां पर गैसेस आ जाएंगी। क्लियर है? इतनी बात समझ आई कि ऊपर गैसेस आ गई हैं इन पॉकेट्स में और नीचे लिक्विड्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अब जो साइंटिस्ट हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसे निकालना है मशीनरी के जरिए, तो वो डिगिंग वगैरह करके, ड्रिलिंग वगैरह करके यहाँ तक अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करते हैं और उसके जरिए इस ऑयल और गैस को हासिल करते हैं। जो गैस आपके यूज होती है डेली रूटीन में हीट के लिए, फ्यूल के लिए आप यूज करते हैं, ऑयल को आप हीट और एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो वो आप फिर अर्थ से निकाल लेते हैं बाय ड्रिलिंग रिजेस के जरिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करेंगे तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? फॉसिल्स की बर्निंग फ्यूल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैलता है। अगर आप ऑयल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। आप डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स को रिलीज करते हैं तो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स के रिलीज होने से पॉल्यूशन फैलता है। ऐसा ही है, जब आप कहीं पर आप देख रहे हो कोई कचरा वगैरह जल रहा होता है तो कितने फ्यूम्स उड़ते हैं और आपके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर कितना पॉल्यूटेड हो जाता है कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में। तो जब पॉइजनस गैसेस जो आपकी ब्रीदिंग में इफेक्ट कर रही हैं, आपको डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हो रही हैं और बहुत सारी इन्फेक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इन एयर, तो वो चीज़ें डेंजरस होती हैं। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी बहुत सारी पॉइजनस और हार्मफुल केमिकल्स और सब्सटेंस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से एयर पॉल्यूट होती है। कैसे होती है इसके हम टू वेज देख लेते हैं, एक है एसिडिक रेन और एक है ग्लोबल वार्मिंग। अब आपने फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की, इन्वायरमेंट में आ गई गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ गई। ये गैसेस अब आपके एयर में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब जैसे ही बारिश होगी तो वाटर आएगा। वाटर इज H2O, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। तो जैसे ही बारिश होती है और एयर में पोल्यूशन प्रेजेंट है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेते हैं? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है वो एसिड है और एसिड आपको पता है डेंजरस होते हैं। अब ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है। जब ये
रेन के ड्रॉप्स, ये वाटर के ड्रॉप्स सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल रहे हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, और ये डेंजरस एसिड है, ये पॉइजनस एसिड है, ये आपको हार्म पहुंचाएगा। अब ये वाटर अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिल रहा है तो ये नाइट्रिक एसिड बना लेगा। तो दैट मीन्स कि जब पहली बारिश होती है और आपके एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वाटर और वो गैसेस मिलकर एसिड्स बना लेते हैं, और वो एसिड जो हैं आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी स्किन जल जाती है। तो जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और वहाँ पर अगर लोग बारिश में चले जाएं तो उनकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई होती हैं बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। एसिडिक रेन की वजह से अगर आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक रेन किसी रॉक पर भी पड़ती रहे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसिड होता है, रेन में एसिड होता है, पानी के साथ गैसेस मिलकर एसिड बना लेती हैं और वो आपको हार्म पहुंचाती हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी डिफॉर्म हो गया था बिकॉज ऑफ एसिड रेन, फिर उसके बाद उसे दोबारा से ठीक किया गया था। एसिड रेन की वजह से, एयर में पॉल्यूशन की वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में प्रेजेंट है उसके भी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की कि ग्लोबल वार्मिंग क्या। आप ये टर्म बहुत सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है मीन्स टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसे इंक्रीज करता है? आपके इन्वायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, खास तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि वाटर एंड मीथेन, और ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर। ये गैस, ये मॉलिक्यूल्स, ये ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और मीथेन गैस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ये पॉल्यूशन की वजह से अगर ये गैसेस इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो गई हैं तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे? सन से रेजेस निकलती हैं, आपको पता है, और वो रेजेस अर्थ तक आती हैं। अर्थ तक आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उन रेज को ट्रैप करता है, होल्ड करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आपको गर्मी फील होती है, टेम्परेचर फील होता है, हीट फील होती है, बिकॉज कि कार्बन डाइऑक्साइड उन रेडिएशंस को, जब वो रेडिएशंस अर्थ से स्ट्राइक करके वापस जाने लगती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने साथ ऐड कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, अब ज़रूरत के जितनी बढ़ेगी तो ठीक है क्योंकि आपको हीट भी चाहिए। अगर सिर्फ ठंड होगी अर्थ पर तो भी नुकसान है, और अगर सिर्फ गर्मी होगी तो भी नुकसान है। तो आपको कुछ ना कुछ हीट भी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ताकि कुछ ना कुछ हीट ट्रैप हो सके। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस रेडिएशंस एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी, वापस नहीं जाएंगी, अर्थ से वापस नहीं जाएंगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, अर्थ से हिट करके वापस नहीं जाएंगी स्पेस में। तो फिर क्या होगा? जब वापस नहीं जाएंगी और ट्रैप हो जाएंगी सारी की सारी, ताकि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा हीट हो जाएगी, और ज़्यादा हीट की वजह से क्या होगा? आपकी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, गर्म इलाकों में गर्मी बढ़ जाएगी, जो फसलें, जो क्रॉप्स गर्मियों में होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। यानी कि एक टेम्परेचर के बढ़ने से इतने सारे नुकसान हो जाएंगे। इस इफेक्ट को कहते हैं कि ये गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और ज़रूरत के जितना टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रैप होना कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर अर्थ का बढ़ाने लग जाए तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉर्मल इफेक्ट से ज़्यादा, नॉर्मल हीट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में हीट एब्जॉर्ब होना, ट्रैप होना शुरू हो जाए और वापस ना जाए स्पेस में, स्ट्राइक करके वापस ना जाए, तो ये क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्रॉप्स की टाइमिंग खराब हो रही है। गर्मी नॉर्मल टेम्परेचर में अगर एक क्रॉप ने ग्रो करना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ग्रो नहीं कर रही। ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, फ्लडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, सैलाब ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आइस पिघल रही है, मेल्ट हो रही है आइस गर्मी की वजह से। तो जो
एरियाज ऐसे हैं जहाँ आइस होती है, अगर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो जो एनिमल्स ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे कि पोलर बियर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो फ्लड बढ़ जाएंगे, डिजीजेस बढ़ जाएंगी। मॉस्किटोज वगैरह गर्म एरिया में रहना पसंद करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो मॉस्किटोज और इस तरह के और जो बहुत सारे डिजीजेस कॉज आपके इंसेक्ट्स एनिमल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने सारे चेंजेस होंगे और इतने सारे बैड इफेक्ट्स होंगे। एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस इनके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 डिग्री सेल्सियस तक पिछले 1 साल से, पिछले 100 सालों से, इन द लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 ईयर से 1 1 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ने का मतलब है अगर टेम्परेचर 36 डिग्री होता है गर्मियों में तो हर साल अगर 100 सालों में यहाँ लास्ट 100 ईयर से अगर ये 1 1 डिग्री करके बढ़ रहा है, in a last 100 years the temperature on the earth rises by around 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो सोचें एक वक्त आएगा कि टेम्परेचर 40 भी क्रॉस कर जाएगा, 50 भी क्रॉस कर जाएगा, और आप क्या इस टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकेंगे? नो, लिविंग लाइफ जिंदगी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको पॉल्यूशन रोकना होगा। पॉल्यूशन कैसे रुक सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की बर्निंग रोकें। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। हर इंसान अगर अपनी अपनी गाड़ी में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जलेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करके ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, ट्रीज़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है ट्रीज़ लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो। आज हमने कंप्लीट करने हैं पेज नंबर 35 एंड 37 के क्वेश्चन आंसर्स।